सर्वे नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि जानते हैं कि हमारा संधि प्रकरण चल रहा था, तो आज हम उसके दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हमने इको एनर्जी से लेके सूत्र जो भी हैं उनको कवर कर लिया था। तो आज आगे हम जाएंगे और हमारे जो सिलेबस के अनुसार सूत्र लगे हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला सूत्र है वो है एचो है यावा, इसको हम समझेंगे। तो ये जो हमारा एक विधि सूत्र है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिसकी हमारी अनुवृत्ति आती है एज क्रमात अय आव आव इति सुरुचि, अर्थात एज के स्थान पर अय आव आय और आव आदेश होता है। इसको आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी थोड़ा पढ़ा होगा, मैं फिर भी बताता हूँ। इसका सिंपल सा जो हमारा, ये देखिए मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बना रखा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो हमारा सिस्टम है या इसका सिंपल सा जो हमारा अर्थ है वो ये है कि यदि किसी वर्ण के बाद ए वर्ण हो, ओ वर्ण हो या आई हो या औ हो, तो यदि ए वर्ण होगा तो उसके बाद आय आ जाएगा, ओ होगा तो अव आदेश हो जाएगा, ए होगा तो आव हो जाएगा और औ होगा तो आव आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा सूत्र है यहाँ पर काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा सबसे पुराना उदाहरण हमें प्राप्त होता है वो है हरे ए। तो इसमें हरे के अंतिम रा के बाद ए वर्ण आता है। तो जैसे हमने यहाँ बात करी ए वर्ण के बाद अय आदेश होगा और उसके बाद भी हमारा अय वर्ण है। तो यहाँ पर एच क्रमात अच, एच के बाद अच वर्ण भी होना चाहिए, अर्थात स्वर वर्ण भी होना चाहिए। तो स्वर वर्ण भी हमारा ए है, तो इसलिए हमारा यहाँ अय आदेश हो जा रहा है। इसलिए हमारी जो सिद्धि हो रही है वो हरे ये रूप से सिद्ध हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हिंदी में मैंने लिखा है यदि पूर्व पद हरे का ए है, इच प्रत्याहारक स्वर्ण है तथा ए अच प्रत्याहारक स्वर्ण है, अतः पूर्व पद हरे ए के स्थान पर एचो है यावा सूत्र से अय आदेश हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ मेरे थ्रू ही मिलेंगे। ये नोट जो मैंने आपको बनाए हैं, इस नोट्स में जो जैसे मैंने लिखा है आपको इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो भाई, यही लिखा हुआ है कि एच स्थान पर अयाव आदेश हो जाता है। यहाँ पर वही चीज लिखी है। अब एक जो हमारा दूसरा सूत्र है, ये हमारा है यथा संख्यम अनुदेश समानाम। कभी कभी इसकी पूछ लेता है व्याख्या, तो इसको अगर आप पदच्छेद करें तो आप लोग देख सकते हो। वृत्ति क्या है? सम संबंधी विधि संख्यम स्यात् हरे ये विष्णु। अर्थात ये सूत्र ये कहता है कि लाइन से जिन जिन रूपों की हम वर्णन करते हैं उनकी सिद्धि होनी चाहिए। अर्थात हो सकता था एक ही जगह पर अव आदेश हो जाता या एक ही जगह पर आव आदेश हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसी सूत्र के कारण। यदि स्थानीय और आदेश दोनों की संख्या समान हो तो क्रम से आदेश होता है। ये सूत्र हमें यही बता रहा है कि यदि स्थानीय और आदेश दोनों क्रम से लगे हो तो उनको क्रम से आदेश करना। यदि उनकी संख्या समान हो तो प्रथम के स्थान पर प्रथम आदेश हो जाएगा, अर्थात एक स्थान पर ए हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, ए के स्थान पर आय। इस प्रकार से क्रम से आदेश करना है, यही ये सूत्र हमें बताता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप विष्णु वे की सिद्धि देख सकते हो। विष्णुवे में क्या हो रहा है? अंत में वा में एक वर्ण आ रहा है, ओ वर्ण आ रहा है, ओ के बाद आई वर्ण आ रहा है, अच प्रत्याहार। तो ओ की जगह पर क्या आदेश होगा? अव आदेश होगा। तो यहाँ पर रो की सिद्धि हो रही है विष्णवे। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। आगे अगर आप जाओगे तो हमें नायक मिलेगा जिसमें एक ही जगह पर अय आदेश होगा, और पाव का मिलेगा पाव का। तो ये सब आप लोग देख लेना, मैं इसलिए ज्यादा बता नहीं रहा हूं, आप लोग समझ ही रहे हो उसको कैसे करना है। उसके बाद जो हमारा अगला सूत्र आता है, ये आता है वांते ही प्रत्ययो। ये सूत्र थोड़ा समझना जरूरी है। इसमें कह रहा है कि यकार आदि प्रत्यय परे उदंतु आव आव एतो स्तुति। अर्थात ये कह रहा है कि यदि यकार आदि वर्ण हो, यहाँ लिखा है यकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय जिनके परे होने पर ओ और औ के स्थान पर अ और आव आदेश होता है। ये सूत्र जो है ये ओ और औ की बात कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, किसी इस सूत्र में वांत शब्द एचो एवा से पठित तृतीय एवं तृतीय वकार आदि अव और आव का आदेश कराता है। अर्थात ये जो है ना केवल आव शब्द की बात करता है। जैसे हमने वहां पर देखा, एक अय किस अय आने वाला था, फिर आय आने वाला था, फिर अव आने वाला था और एक आव आने वाला था। अगर आप लोग सिद्धि में इन दो वर्णों को सिर्फ लाते हो, आदेश कराते हो, तो वहीं पर हमारा ये सूत्र आ जाता है। इस सूत्र की बात सिर्फ इसमें इतनी होनी है
कि यकार आदि वर्ण हो और उसके बाद मतलब सिर्फ ओ और अ वर्ण हो और उसके बाद यकार आदि कोई वर्ण आ जाए तो वहां पर हमें अव या आव आदेश करना है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे गो यत। अब गो में अंतिम में ओ वर्ण है और उसके बाद यकार आदि प्रत्यय आ गया है तो ओ को क्या आदेश हो गया, अव आदेश हो जाएगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि ओ या फिर औ वर्ण होने चाहिए, उनके बाद जो है यकार आदि प्रत्यय परे हो जाए अर्थात या प्रत्यय आ जाए तो हमारा जो है अब या ओ आदेश हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है अच्छे से। इसके बाद एक हमारा वार्तिक आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता देता हूँ। अध प्रमाणित अर्थात मार्ग आदि प्रत्यय की बात हो तो भी वहां पर गो को अव आदेश हो जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा भी नहीं एग्जाम में तो उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भाई जो हमारा अगला सूत्र है जो हमारा सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं वहां पर कोई शास्त्रीय अध्ययन नहीं करा रहा हूँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में है। इसलिए ज्यादा ध्यान ना दें कि भाई क्या चल रहा है ये चल रहा है, सिलेबस वाली चीजें ही मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो हमारा जो अगला सूत्र है वो हमारा अगला सूत्र है अदेन गुणहा। ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है अदेन गुणहा। अदेन गुणा सूत्र की अगर हम बात करें तो ये सूत्र क्या कहता है, अच्छा एंग च कुड़ संज्ञा स्यार्थ। बचपन से आप लोग इसको पढ़ रहे हो। ह्रस्व आकार और एंग ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं अर्थात, एक मिनट शुरू करते हैं। तो ये क्या रहा है, अच्छा अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात् अर्थात ह्रस्व आकार, ह्रस्व हमारा आकार हो, उसके बाद एंग में क्या क्या आता है ए और औ, ये सभी गुण संज्ञक होते हैं। ये सूत्र इतना कहता है कि तीन वर्ण जो है गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा सूत्र आता है, इसकी बहुत बार भाई पूछ लेता है, व्याख्या अदेन गुणा की याद रखना, सिंपल भी है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सूत्र आता है वो आता है तपरस तत्कालस्य अर्थात ता परो यस्मात् सा तात्पर्य चो आर्यमाण समकालेव सेव संज्ञा स्यात्। अर्थात ये थोड़ा सा आपको समझने में वो आ सकती है दिक्कत, पर समझने का प्रयास करना। ये कह रहा है तकार से जो परे है तथा तकार जिससे परे है उन दोनों को तपर कहलाता है। अब जैसे इसके लिए मैं आपको लिख के बताता हूं, अत चा ईंग, ये हमारी वृत्ति थी। अब ध्यान से समझना, कह रहा है ता जिससे परे है और तकार से जो परे है, समझ गए, वे दोनों तपर कहलाते हैं। तपर वर्ण अपने और समान काल में उच्चारण होने वाले सवर्णों की सवर्ण संज्ञा कहलाता है। अर्थात यहाँ पर लिखा है अत एंग, यहाँ तकर आ से परे है, मतलब आ से परे जो है वो क्या है, अत है और एंग है। देख सकते हो आप लोग, ता बीच में है, उससे पहले आ वर्ण आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद एंग वर्ण आ रहा है। ये तो यही बोल रहा है कि जो ता से पहले है और ता के बाद है उन दोनों का क्या होगा, सॉरी, उन दोनों का क्या होगा, 18-18 उनके भेद होते हैं। अर्थात आ वर्ण के 18 भेद होंगे और एंग वर्ण के 18 भेद होंगे। इन सबको इसीलिए वह अपने 18 भेदों को बोध ना कराकर ह्रस्व आ का बोध कराता है। उसी प्रकार ए और ओ अपने भी 12-12 भेद होते हैं, परंतु वह अपने सभी भेदों का बोध ना कराकर अपने समान काल का बोध कराते हैं। अर्थात ये जो भी वर्ण होते हैं जो परे हैं और बाद में हैं, एक बार मैं फिर आपको समीकरण लिख देता हूं, अत चा एंग अर्थात ये जो अत है ता से परे आ जिसके 18 भेद होने वाले हैं, और तास के परे इंग जिसमें ए और औ आएंगे, जिसके हमारे जो हैं कितने भेद होने वाले हैं, 12-12। ये सब अपने काल का बोध कराएंगे, अपने समान काल का बोध कराते हैं। बस इतना ही सूत्र कहना चाहता है। इतना दिमाग ना लगाओ, कोई पीएचडी नहीं करनी है, बस समझ लो इसको बेसिक से, कि कभी कभी इसकी व्याख्या पूछ लेता है। ये इसको समझने के लिए जरूरी है, मैंने बता दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र है वो है आद गुणा। ये हमारा जो है विद्धि सूत्र है। ये जो है ये सूत्र हमारा क्या कहता है कि एक परयो, इसका अधिकार एक परयो से आता है। ये सूत्र कहता है कि अवर्णादि जब परे
पूर्व प्रयोग गुण आदेशात, अर्थात ये सूत्र कहता है कि अवर्ण से परे यदि अच हो, मतलब अवर्ण हो, अंत में आवर्ण, जैसे यहाँ उपेंद्र का उप में आ रहा है अंतिम में, तो पूर्व में और पर में दोनों स्वरों के स्थान पर गुण आदेश होगा। अर्थात अवर्ण से परे यदि अच हो, जैसे हमारा अवर्ण है उसके परे उसके बाद अच आ रहा है, अच वर्ण हमारा क्या है ई, तो अवर्ण से अंत में आ है उसके बाद अच आ रहा है, इन दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। अर्थात जैसे ये होता था कि कभी कभी इस वर्ण को काट के सीधा ये आदेश हो जाता था, नहीं यहाँ पर इन दोनों को हटा के आप ये करोगे, तो जैसे उप का आपने आ हटा दिया और ई का एंद्र हटा दिया, अब इतना बचा, ये स्थिति हुई, तो यहाँ पर ए चढ़ जाएगा और बनेगा क्या, उपेंद्र। इस चीज का आप लोग ध्यान देना, उपेंद्र बनेगी सीधे सीधे, सिद्धि होगी सीधा उपेंद्र। इस प्रकार से जो हमारा सूत्र है वो काम करेगा, ये वाला समझ गए होगे आप लोग, मुझे लगता है। ये आप लोग देख, जैसे गंगोगतम की अगर हम सिद्धि देखें तो गंगो उदकम में क्या हो रहा है, अंतिम में आवर्ण है उसके बाद उवर्ण है, उवर्ण क्या है, अचवर्ण है, और आवर्ण हमारा जो है वो संज्ञक है, तो अब इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। ओ आदेश होगा तो क्या बनेगा, गंगोदकम, अर्थात आ और इसका वर्ण का हट जाएगा और उसके बाद केवल ओ वर्ण बचेगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीड कर लेना। अगर आपको नोट चाहिए तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र है, इसकी भाई 101% लिख लो, इंपॉर्टेंट। ये भाई हमेशा पूछा जाता है, मैं पीवाईक्यू भी एक वीडियो डालूंगा लास्ट में, उसमें एनालाइज करा दूंगा। ये हमेशा पूछा जाता है, उपदेशे च अनुनासिकता, ये शुरू में मैंने बताया था, उपदेश अवस्था में अंतिम जो अनुनासिक वर्ण है उनकी संज्ञा होती है, जो मैंने पीछे बताया था। अब इसकी वृत्ति यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, उपदेशे च अनुनासिक इत संज्ञा स्यात्, इतना तो आप लोग जानते हो। प्रतिज्ञा अनुनासिके पाणिनीया लड़ सूत्र से वरानेन सा हर्यो उच्चार्यमाणो रेफरे रेफरो संज्ञा स्यात्। अर्थात कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अच है, अनुनासिक पद कहे गए हैं, उनकी संज्ञा होती है। पाणिनि ने कुछ वर्ण अनुनासिक पढ़े थे जिनका उद्देश्य उन्हें संज्ञक करना था। आजकल की पुस्तकों में हमें अनुनासिक पाठ नहीं मिलता है, केवल रचना की प्रक्रिया से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा वर्ण अनुनासिक है कौन सा नहीं। अर्थात अनुनासिक का मतलब होता है नाक से बोलने वाला, तो ऐसा आज के समय में नहीं मिलता है। आपको याद होगा कि संज्ञा प्रकरण के प्रारंभ में लड़ मध्य तुच्छ संज्ञा का, लड़ मध्य तुच्छ संज्ञा मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग संज्ञा प्रकरण का वीडियो चेक कर लेना। उसका तात्पर्य यह है कि लड़ में लकार वक्रवर्ती आकार की संज्ञा करके रा प्रत्याहार बना। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि लण सूत्र में पठित आकार के साथ उच्चरित रेफ रा प्रत्याहार इन दोनों का बोध कराता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे वही वाला है जो मैंने पीछे बताया था, आवर्ण आवर्ण जो है इनकी भी संज्ञक हो रहे हैं। ला में ला ला लण जो हमारा क्या होता है, एक प्रत्याहार होता है, इसके अंदर जो आ वर्ण आता है उसकी भी संज्ञा होती है, ऐसा बता रहा है। और जो इत संज्ञा होती है वो केवल उच्चारण के अर्थ के लिए होती है। जैसे यहाँ पर रा प्रत्याहार बना है तो इसके आ की इत संज्ञा हो रही है उच्चारण के लिए। तो इस चीज को आप लोग देख सकते हो भाइयों, बहुत ज्यादा इस पे लोड मत लेना, समझ लेना, थ्योरी वाला सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा अगला सूत्र आता है उरण रपरहा। उरण रपरहा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, री इति त्रिंशत्ति संज्ञक्तुक्तम तत्स्थाने यो अणसार अपरः सनेप वर्तते। अर्थात री के स्थान पर होने वाला अण आदेश री परक होता है। री से तात्पर्य री और ली दोनों वर्ण से होता है। 18 प्रकार के होते हैं री और ली, मैंने पहले बता दिया है। ला 12 प्रकार का होता है। क्योंकि ला का दीर्घ नहीं होता, इस प्रकार री को 30 प्रकार का मानना चाहिए। देखो इनके री के 18 वर्ण और ली के 12 वर्ण, इन दोनों को जोड़ के 18 में 12 जोड़ा कितना हो गया, 30 वर्ण बनते हैं। यही ये बात कर रहा है कि टोटल 30 वर्ण के होते हैं। और कह रहा है कि आद गुणा सूत्र से अवर्ण से परे, देखो यहाँ मैं सिंपल बताता हूं, अवर्ण से परे यदि ली वर्ण आ जाएगा तो उसको अलादेश कर देना शांति से, तो यहाँ क्या बन गया, तवल्लकारा। समझ गए होगे आप लोग, यहाँ पर आद गुणा लगा है, इन दोनों के स्थान पर अलादेश हो गया है। समझ गए होगे आप लोग, इस तरीके से बोल रहा है। यहाँ पर यही गाथा पाची लिखी है, आप लोग पढ़ लेना।
यही चीज लिखी। जैसे कृष्ण रिद्धि, ये दोनों सूत्र भाई बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना और इनकी हिंदी जरूर पढ़ के जाना। अगर एग्जाम में ये जैसे उदाहरण दे दे, कहे कि उदाहरण बताओ, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से सिद्धि ऊपर करनी है बढ़िया से, फिर नीचे हिंदी में जो मैंने लिखा है इसको ऐसे लिख के आना है। तो कृष्ण रिद्धि में अंतिम में अवर्ण है, उसके बाद री वर्ण है, तो यहाँ पर री में क्या होगा, आर आदेश होगा। अगर यहाँ पर ली होता तो क्या आदेश होता, अल आदेश होता। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कृष्ण रिद्धि। भाई ये दोनों सूत्र अच्छे से करके जाना, हर साल एग्जाम में ये पूछ लेता है। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है वृद्धि आदेश। वृद्धि आदेश में अगर हम लोग जाएं तो क्या है, वृद्धि आदेश। एच प्रत्याहार क्या होता है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ए ओ इसमें दो वर्ण आते हैं, आत में केवल आ आता है। आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात्, अर्थात आ औ, आ और ऐ और औ वर्ण ये वृद्धि संज्ञक होते हैं। सिर्फ इतना इस सूत्र बता रहा है, डिफिनेशन दे रहा है। लेकिन विद्धि रेची ये जो सूत्र है, ये विधि सूत्र है, वो संज्ञा सूत्र था। वो बता रहा था कि आ, ए और औ ये वृद्धि संज्ञक होते हैं। लेकिन विद्धि रेची कह रहा है कि अत एक पूर्वयो, आत एच परे पूर्व परयो वृद्धि आदेशात। ये कह रहा है कि अवर्ण से एच प्रत्याहार वर्ण, अर्थात ये जब भी वर्ण आ जाए सारे, ये पूर्व में हो या पर में हो, इनके स्थान पर विद्धि आदेश होगा। अब कैसे आदेश होगा, चलो भाई उदाहरण समझते हैं। इसका सिंपल से दो उदाहरण है, हमेशा ये पूछे जाते हैं, अच्छे से कर लेना। कभी कभी बाहर से भी आ जाता है क्वेश्चन, बाहर से जो होगा मैं इंपॉर्टेंट कुछ बता दूंगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनमें क्या हो रहा है देखना समझना। कृष्ण एक वत्तम में अंतिम में कृष्ण में आ वर्ण आ रहा है, उसके बाद ए वर्ण आ रहा है, एच वर्ण आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ और ए की जगह ए आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कृष्ण एक वत्तम। वृद्धि राशि से वृद्धि संज्ञा प्राप्त हो गई। यहाँ पूर्व पंथ कृष्ण का अंतिम आ वर्ण है तथा इसके बाद पर में एकत्वम का ए है। तो एश प्रत्याहार होने की वृद्धि राशि सूत्र से पूर्व पर के स्थान पर ए वृद्धि आदेश हो गया, तो क्या बन गया, कृष्ण एकत्वम बन गया। इसी तरह गंगोद में भाइयों गंगोद बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवर्ण है तो उसी का सवर्ण औ बन गया। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, इजीली तरीके से। इसके बाद और मैंने देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने उदाहरण को डाल दिए हैं, जैसे एक देवेश्वरम आप लोग देख लेना और कृष्ण औकट्ठसम देख लेना। एक ही हमारा सूत्र भाई लगा हुआ है, उपसर्गा या क्रिया योगे हमेशा पूछ लेता है। प्रादयो क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु, अर्थात क्रिया के स्थान पर योग होने पर प्रादि उपसर्ग संज्ञक होते हैं, ठीक है। प्रा प्रा अप सम अनु अब निर नु सुदु सुनि, ये आप लोग जानते होगे, पढ़े होगे पहले। ये सब उपसर्ग संज्ञक होते हैं, सिर्फ इतना ये सूत्र आपको बता रहा है। इसके बाद एक भू आदि और धातवा इंपॉर्टेंट है भाइयों, मैं लिख रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट लिखूं जरूर करके जाना, 100% आएगा। क्रिया वचनों भवादेव धातु संज्ञा सत, अर्थात क्रिया वचन जो भू आदि धातु होते हैं, जिनके अर्थात धातु पट में जो गठित जो हमारे वर्ण आते हैं, वो सभी क्रियावाचक धातु संज्ञा उनकी होती है। देखो ये सब सूत्र ऐसे हैं कि आप इनकी वृत्ति याद है याद ना हो, इनकी थ्योरी जरूर लिख के आओ, इससे आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी वाले ही सूत्र हैं। इसके बाद हमारा अगला सूत्र आता है, ध्यान से समझना भाई, एंगी पर रूपम। ये सूत्र इस बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी चांसेस है, इसलिए कर लेना। पिछली बार नहीं आता, इस बार आएगा। इसकी वृत्ति की हम लोग बात करें तो आत उपसर्गात इंगादि धातु परे पूर्व परम एकादेश स्यात्। भाई इस सूत्र से उदाहरण बहुत पूछता है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है। इसके उदाहरण हर बार आते हैं, पिछली बार उदाहरण आए थे, सूत्र नहीं पूछा था। इस बार हो सकता है सूत्र पूछ ले, उदाहरण ना पूछे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो रहा है कि अवर्ण उपसर्ग एद आदि धातु से परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर आदेश होगा, अर्थात इसमें होता ही है ना, जैसे यहाँ पर आ है, अवर्ण है, उसके बाद ए है, इसी ए को पूर्व के स्थान पर आदेश कर लेंगे। जैसे भाई मान लो यहाँ पर आ लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, इसी को दोबारा इसके स्थान पर आदेश कर देना है, तो ये बनेगा प्रेजते। आगे देख लेना भाई, ये देखो बना प्रेजते, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ देखो उपैति के अंतिम में अवर्ण था आ, उसके बाद ओ वर्ण था, इसी आ के स्थान पर ओ वर्ण बैक हो गया, पीछे आ, मतलब पूर्व पर के स्थान पर पूर्व वाला आदेश हो जा रहा है, पर वाला आदेश हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, उपोषति बन गया। इसको कौन सा बोलते हैं, एंगी पर रूपम। लेकिन जहां पर इसका आदेश होगा, पर वाले का आदेश होगा, वो हमारा एंदा पदांतति सूत्र बन जाएगा। इसकी वृत्ति क्या है, पदांतत्यो परे पूर्व रूप में एक आदेश, अर्थात पूर्व वाले के रूप का जब आदेश हो जाए तो उसको हम कहते हैं एंगा पदांतति। जैसे इसमें आप लोग देखना भाई, जैसे यहाँ पर आ गया आपका हरे ए का सूत्र, यहाँ पर हरे में ए है, उसके बाद अवर्ण आ रहा है, तो अब ये
पूर्व वाले का आदेश ए वर्ण का यहाँ पर चढ़ जाएगा तो हमारा अरे बन जाएगा और बीच में हमारा क्या आ जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाइयों, इस चीज का आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पूर्व पद हरे एक पद है तथा इस पद के अंत में ए तथा इसके बाद परपद में अव है, अव का आवरण आ रहा है, ठीक है। इंदा पदांती सूत्र के अनुसार पदार्थ एंग प्रत्याहार वंश ए और औ के बाद हरस्व आ आने पर पूर्व पर के स्थान पर एक आदेश अर्थात पूर्व वाले का आदेश हो जाएगा तो हमारा सूत्र बनेगा हरे एव बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह हमारा जो अगला है विष्णु, अब इसमें भी यही स्थिति हो रही है भाई, जो पूर्व वाला ओ है वो चढ़ जा रहा है और ओ आ रहा है और ये बीच में हमारा विराम जो हमारा चिन्ह है वो लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगला सूत्र है भाई लास्ट हमारा मेरे हिसाब से इस अच संधि का, वो हमारा है अका सवर्णे दीर्घ का। भाई ये तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसकी अनुवृत्ति भी जानते हैं। इको अणची से इसमें अची की अनुवृत्ति आती है और एका पूर्व प्रयोग का आदेश आता है, अर्थात अका सवर्ण दीर्घ अची परे पूर्व प्रयोग, अर्थात अक प्रत्याहार वर्ण के बाद सवर्ण अचाने पर, जैसे मान लो आ है तो उसके बाद भी आ प्रत्याहार वर्ण के बाद सवर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। इसके कई मैंने उदाहरण अलग से भी लिख दिए हैं, जैसे श्रीषा में ई के बाद ई है तो बड़ी ई श्रीषा, दैतरी में दैतारी, विष्णु उदय में विष्णु उदय, बड़ी ऊ की मात्रा होत्रा करी, ये लोग आप लोग आराम से देख सकते हो इसमें। तो इस तरीके से भाइयों मैंने इस वीडियो में जो अच संबंधी थे, अच संधि से संबंधित जो भी सूत्र थे मैंने बता दिए हैं, आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। अभी 2 वीडियो में और डालूंगा जिसमें मैं हल संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट कर दूंगा या कोशिश करूंगा एक वीडियो में कंपाइल कर दूं। उसके बाद समास प्रकरण भी समाप्त करेंगे और फिर एक वीडियो डालूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।